हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मार्क्स के वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद के विषय में विचार। मार्क्स, जैसा आप जानते हैं, एक वैज्ञानिक समाजवादी है। क्रमिक ढंग से कैसे समाज में समानता लाई जाएगी, कैसे साम्यवादी समाज स्थापित होगा, इस विषय पर चर्चा उसके द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल जैसी रचनाओं में की गई। उसके सभी सिद्धांतों में बहुत लोकप्रिय सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जिसके साथ साथ वो पूंजीवाद के स्वरूप की चर्चा भी करता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? मार्क्स की मान्यता है कि अब तक का जो भी मानव इतिहास है, मानव समाज का इतिहास है, वो कुछ और नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इस मुख्य मान्यता के साथ साथ मार्क्स ये कहता है कि हर समाज में, हर युग में हमेशा दो वर्ग रहे हैं, दो वर्गों का वजूद रहा है। एक संपत्तिशाली वर्ग और दूसरा संपत्ति विहीन वर्ग। आदिम साम्यवादी युग को छोड़ दे, जैसा कि मार्क्स ने मानव इतिहास का काल विभाजन जब किया तो प्रारंभिक अवस्था आदिम साम्यवादी युग को बताई। उस आदिम साम्यवादी युग में वर्ग नहीं थे, दो वर्ग नहीं थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम दूसरे युगों में प्रवेश करते जाते हैं, चाहे वो दास युग हो, कृषि युग हो या औद्योगिक युग हो, इन सब में हम समाज में दो वर्गों को पाते हैं, एक संपत्तिशाली और दूसरा संपत्ति। और संपत्तिशाली वर्ग की खासियत ये रही है कि वो हमेशा संपत्ति विहीन वर्ग का शोषण करता है। दास युग में मालिकों ने दासों का शोषण किया, जो संपत्ति विहीन थे। कृषि युग में जमींदारों ने छोटे छोटे किसानों का शोषण किया, जो जमींदारों के समान संपत्तिवान नहीं थे। और औद्योगिक युग में तो ये वर्ग विभाजन स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, जहां पर पूंजीवाद का डेवलपमेंट हुआ है। समाज की ज्यादा से ज्यादा संपत्ति पर कुछ थोड़े से मुट्ठी भर लोगों का अपनी योग्यता, चालाकी या कौशल की वजह से कब्जा हो गया है। और फिर ये वर्ग इस संपत्ति का प्रयोग संपत्ति विहीन वर्ग का शोषण करने के लिए करता है। स्पष्ट तौर पर ये दो वर्ग हमें औद्योगिक युग में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं, ऐसी मार्क्स की मान्यता। अब ये जो दो वर्ग हर समाज में रहे हैं, मार्क्स ये भी मानता है कि ये दोनों वर्ग एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक वर्ग का काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता। संपत्तिशाली वर्ग को अगर दास नहीं मिलेंगे श्रम करने के लिए तो दास युग में उनका काम नहीं चल सकता था। दूसरी तरफ दासों को भी जरूरत थी अपनी आजीविका निर्वाह के लिए कि कोई उन्हें काम देता और बदले में उन्हें कुछ जीवन निर्वाह के साधन प्राप्त होते। कृषि युग में यही संबंध जमींदारों और किसानों के बीच था। जमींदार बिना किसानों के नहीं टिक सकते थे। उनकी कृषि भूमि धरी की धरी रह जाती अगर किसान उस भूमि में उत्पादन का कार्य न करते। और दूसरी तरफ किसान भी, छोटे छोटे किसान भी बेरोजगार होते अगर जमींदार उन्हें अपने खेतों में काम न देते। औद्योगिक युग में मिल मालिक जो संपत्तिशाली हैं, जो पूंजीपति हैं, उनकी मिलें भी कोई प्रोडक्शन नहीं कर पाती, कोई उत्पादन नहीं कर पाती अगर उन्हें चलाने के लिए मजदूर वर्ग कार्य न करे। आप अक्सर देखते हैं
किसी कारखाने में अगर तालाबंदी हो जाती है, श्रमिक हड़ताल पर चले जाते हैं, तो कोई प्रोडक्शन कार्य नहीं होगा। पूंजीपति की पूंजी, उसकी मिलें, उसके कल कारखाने ज्यों के त्यों रह जाते। और दूसरी तरफ अगर पूंजीपति भी ठान लेता है कि वो श्रमिकों को काम पर नहीं रखेगा, तो श्रमिकों के सामने भूखों मरने की समस्या आ जाती। यानी ये दोनों वर्ग अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। बिना इनके अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। इन्हें आपस में सहयोग, चाहे विवशतावश या स्वेच्छा से, करना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों को अपनी जरूरतें पूरी करनी। संपत्तिशाली वर्ग को अपनी संपत्ति की रक्षा करनी होती है और संपत्ति विहीन वर्ग को अपनी आजीविका के निर्वाह के लिए संपत्तिशाली लोगों की शर्तों को मानना पड़ता है। तो दो वर्ग हैं समाज में, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। और तीसरी बात, मार्क्स ये कहता है कि दोनों वर्गों के हित परस्पर विपरीत। कैसे? संपत्तिशाली वर्ग या पूंजीपति वर्ग चाहता है कि उसकी संपत्ति दिनों दिन बढ़ती जाए। और ज्यादा संपत्ति कैसे बढ़ेगी? जब वो अपने उद्योग से होने वाले मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा अपनी जेब में रखता जाएगा। यानी मजदूर से ज्यादा श्रम लेगा लेकिन पारिश्रमिक कम देगा, तभी उसकी संपत्ति में इजाफा होगा ज्यादा। दूसरी तरफ मजदूर का हित किसमें है? वो चाहता है कि उसे कम से कम काम करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा पारिश्रमिक मिले। उसकी सेवा की शर्तें ऐसी हो जिससे उसका जीवन निर्वाह आसान बन सके। तो दोनों के हित परस्पर विपरीत, और इन्हीं विपरीत हितों के कारण ये दोनों ही वर्ग आपस में संघर्षरत रहते। इनके बीच सहयोग कम ही देखने को मिलता है। ज्यादातर समय ये एक दूसरे से खींचतान में, एक दूसरे से संघर्ष करने में, एक दूसरे से झगड़ा करने में व्यतीत है। और मार्क्स की ये मान्यता है कि ये वर्ग संघर्ष औद्योगिक युग में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही वो युग है जहां पर हैव्स और हैव नॉट्स का जो गैप है वो सबसे बड़ा हो गया है। जो खाई है अमीर और गरीब के बीच की, धनी और निर्धन के बीच की, वो इतनी चौड़ी हो गई है कि जिसे पाटना बिना क्रांति के संभव। मार्क्स की मान्यता है कि ये जो वर्ग संघर्ष है दो वर्गों के बीच का, ये संघर्ष तभी खत्म होगा जब सशस्त्र क्रांति का रास्ता शोषित वर्ग के द्वारा, संपत्ति विहीन वर्ग के द्वारा अपनाया जाए। तो आज इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में इस पर और आगे विस्तार से बात करेंगे। वर्ग संघर्ष की धारणा के साथ ही जुड़ा हुआ एक सिद्धांत जो मार्क्स के द्वारा दिया गया वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद के चरित्र की व्याख्या करते समय मार्क्स ने ये भविष्यवाणी की कि पूंजीवाद में अपने विनाश के बीज खुद ब खुद निहित। अपनी प्रारंभिक मान्यता के अनुसार कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी युग टिकाऊ नहीं होगा, परिवर्तन का नियम काम करता रहेगा और ये परिवर्तन द्वंद्व के नियम के अनुसार होगा। लिहाजा पूंजीवादी व्यवस्था भी स्थायी नहीं होगी, इसका भी परिवर्तन इसके खात्मे के साथ। कैसे? मार्क्स ही मानता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जिन परिस्थितियों के बीच जो मजदूर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसके अंदर
चेतना आती है। किस बात की चेतना? कि उसका शोषण किया जा रहा है, और ये चेतना उसे संगठित होने की प्रेरणा देती है। जैसे जैसे मजदूरों का शोषण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनमें संगठन का भाव आता जाता है, उनमें चेतना डेवलप होती है, वो यूनाइट होने लगते हैं, एकीकृत होने लगते हैं, और यही एकता आगे चलकर पूंजीवाद के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। पूंजीवाद का वो चरित्र क्या है? पूंजीवाद वो कौन सी परिस्थितियां पैदा करता है जिसकी वजह से उसका विनाश अवश्यंभावी है? इसको मार्क्स ने बड़ी सूक्ष्मता पूर्वक विश्लेषित किया है। एक एक परिस्थिति जो पूंजीवाद द्वारा डेवलप की जाती है, उस पर चर्चा मार्क्स के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से की। पहली बात तो मार्क्स ये कहता है कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था का गुण है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। किसके बीच? स्वयं पूंजीपतियों के बीच। बहुत सारे मिल मालिक होते हैं, बहुत सारे उद्योगपति होते हैं पूंजीवादी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, और इन सब में अपने उत्पादन को बढ़ाने को लेकर, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने को लेकर एक होड़ सी लगी रहती, अनवरत रूप से होड़ चलती रहती है, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, और इस प्रतिस्पर्धा में वही टिक पाता है जो अपने ग्राहकों को कम कीमत पर ज्यादा अच्छा सामान या ज्यादा अच्छी सेवा उपलब्ध करा पाता है। इस कंपटीशन को आप आज के दौर में देख सकते हैं कि कैसे मोबाइल कंपनियों के क्षेत्र में जो कंपटीशन शुरू हुआ, जियो ने उस कंपटीशन में बाजी मार ली और उसके आगे सारी मोबाइल कंपनियां फेल, क्योंकि उसने सस्ते में अच्छी सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई। तो इस तरह का कंपटीशन पूंजीवाद में होता रहता है। औद्योगिक समाज के लिए ये कॉमन बात है, मार्क्स की ऐसी मान्यता। अब इस कंपटीशन का रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि जो छोटे पूंजीपति हैं, छोटे उद्योगपति हैं, वो इस प्रतिस्पर्धा से गायब होते जाते हैं, उनकी हार हो जाती है, वो टिक नहीं पाते हैं बड़े उद्योगपतियों के सामने, उन्हें अपना उद्योग बंद करना। तो जब छोटा उद्योगपति अपना उद्योग बंद करेगा तो धीरे धीरे उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? मजदूरों जैसी ही हो जाएगी। उसे भी अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ेगा, दूसरे उद्योगपतियों पर, बड़े उद्योगपतियों पर निर्भर करना पड़ेगा। तो छोटे उद्योगपति जब मजदूर वर्ग में शामिल होते जाते हैं तो मजदूर वर्ग का जो दायरा है वो बढ़ता जाता है, मजदूरों की संख्या समाज में बढ़ती जाती है और पूंजीपतियों की संख्या कम होती है। तो एक तो पूंजीवाद मजदूरों के संख्या बल को बढ़ाता है, और ये संख्या बल मजदूरों में एक आत्मबल, आत्मविश्वास का भाव पैदा करता है, उनकी संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाता है, जो संगठनात्मक शक्ति पूंजीवाद के लिए घातक साबित होगी, ऐसी मार्क्स की भविष्यवाणी। दूसरी परिस्थिति जो पूंजीवाद के द्वारा पैदा की जाती है, मार्क्स ने जिसे बताया, वो ये है कि पूंजीवाद उपनिवेशवाद को बढ़ावा देता है। ये उपनिवेशवाद कैसे आया? जब मिलों में बड़ी भारी मात्रा में प्रोडक्शन होने लगता है, सामान बनने लगता है, और उस सामान के उपभोक्ता जब औद्योगिक राष्ट्रों में ज्यादा नहीं रह गए क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम थी, जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर औद्योगिक क्रांति हुई, वहां पर जब मिलों में प्रोडक्शन हुआ तो वो प्रोडक्शन इतना ज्यादा था कि वहां की पॉपुलेशन की के उपभोग से वो कहीं ज्यादा था,
लिहाजा उन सामानों को बेचने के लिए उनको नए बाजार की तलाश करनी पड़ी। नए बाजार की तलाश में वो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों की तरफ मुखातिब हुए। आप जानते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार करने के उद्देश्य से इस देश में आई थी, हमारे देश में आई थी। अब व्यापार करने जब ये इन देशों में गए, एशियाई अफ्रीकी देशों में औद्योगिक राष्ट्र गए, पूंजीपति गए, वहां के पूंजीपति, उद्योगपति, तो उन्होंने क्या महसूस किया कि इन देशों में हमारा सामान तब आसानी से बिक सकेगा, उसका ज्यादा मूल्य हमें प्राप्त हो सकेगा अगर हम वहां की राजनीतिक व्यवस्था पर अधिकार। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ही अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल किया जाता है। आयात निर्यात की नीतियां या अन्य आर्थिक नीतियां राज्य के द्वारा तय की जाती है। तो इन उद्योगपतियों ने, जो वेस्ट के उद्योगपति थे, जहां औद्योगिक क्रांति हुई थी, जब वो यहाँ आए तो उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर अधिकार जमा लें तो यहाँ व्यापार करना हमारे लिए सुविधाजनक। यहाँ की अंदरूनी परिस्थितियों का लाभ उठाकर धीरे धीरे उन्होंने इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था पर भी अधिकार जमा लिया। अधिकार जमाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जिन उत्पादित सामानों को हम यूरोपीय देशों से ढोकर लाते हैं, यहाँ के बाजारों में बेचते हैं, ज्यादा लागत आती है उसमें, तो क्यों ना हम इन सामानों को यही उत्पादित करें और यही बेचें। लिहाजा उन्होंने इन देशों में ही इंडस्ट्रीज लगानी शुरू की। इंडस्ट्रीज लगाई तो उन्हें चलाने के लिए उन्हें यहाँ के मजदूरों को लेना पड़ा। सस्ते श्रम के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर उद्योगों का उत्पादन शुरू किया। कच्चा माल भी अवेलेबल था, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे, कृषि उत्पादन था, जो मिनरल्स थे, खनिज पदार्थ थे, वो भी अवेलेबल थे इन देशों में। इन सब का लाभ उठाकर इन उद्योगपतियों ने यहाँ भी वही काम करना शुरू किया जो यूरोपीय देशों में था। यानी यहाँ भी उन्होंने अपनी मिल्स के माध्यम से मजदूर वर्ग का शोषण करना शुरू, ज्यादा श्रम लेकर कम पारिश्रमिक देना शुरू, उनके साथ ऐसी शर्तें लगानी शुरू की कि वो उन शर्तों के साथ काम करने के लिए बाध्य। तो जो शोषण मजदूरों का सिर्फ यूरोप तक सीमित था, वो शोषण अब धीरे धीरे करके उपनिवेशवाद के कारण पूरी दुनिया में बढ़ता चला। यानी पूंजीवाद का जो शोषणकारी स्वरूप था वो विश्वव्यापी होता चला गया उपनिवेशवाद की। मजदूरों की संख्या बढ़ती गई, मजदूरों का शोषण बढ़ता गया, और इस बढ़ती संख्या और बढ़ते शोषण ने मजदूरों को यूनाइट होने का अवसर प्रदान, संगठित होने का अवसर प्रदान। और क्या हुआ पूंजीवाद में, कैसे वो परिस्थिति जनरेट करता है, कैसे मजदूरों में वर्ग चेतना जगाता है। वो जानबूझकर नहीं जगाता, लेकिन पूंजीवाद के संचालन के लिए, औद्योगिक व्यवस्था के संचालन के लिए वैसी परिस्थितियां डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना उद्योगपति सरवाइव नहीं करता, पूंजीवाद आगे नहीं बढ़ सकता। बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है मिलों और कल कारखानों में। बाजार की तलाश के लिए उन्होंने उपनिवेशवाद का भी इजाद कर लिया। अब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उनको यातायात और संचार के साधनों का डेवलपमेंट करना। इसका डेवलपमेंट उन्होंने सामान लाने ले जाने के लिए किया था, लेकिन इसका लाभ मजदूरों को भी मिला। एक स्थान के मजदूर
इन साधनों का प्रयोग करके दूसरे स्थान पर पहुंचे। मजदूरों के बीच संवाद हुआ। मजदूरों ने अपनी दुख भरी कहानियां सुनाई। मजदूरों में एक यूनिटी का भाव आया, एक चेतना का भाव आया कि हम भी शोषित हैं, तुम भी शोषित हो, तो क्यों ना हम यूनाइट होकर इस शोषक वर्ग के खिलाफ संघर्ष करें। ये परिस्थिति कौन डेवलप कर रहा है? पूंजीवाद खुद डेवलप कर रहा है। अपने सर्वाइवल के लिए उसको ये परिस्थितियां जनरेट करनी पड़ी। इसके साथ साथ मार्क्स ने ये भी कहा कि पूंजीवाद में आर्थिक संकट आते रहते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि इस वर्ष संकट आया, 1930 का संकट आया, 2008 का आर्थिक संकट आया, अब भी दुनिया आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। तो ये आर्थिक संकट पूंजीवाद की प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति, एकाधिकारी प्रवृत्ति की वजह से आती है और इस आर्थिक संकट का खामियाजा सबसे ज्यादा मजदूरों को भुगतना पड़ता है। कोविड-19 के दौर में आप देख रहे हैं कि कैसे मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं आर्थिक रूप से, क्योंकि उनके पास उनका श्रम ही संपत्ति, इतनी संपत्ति नहीं है कि वो कई महीनों तक बैठकर खा सकते। लिहाजा अफरा तफरी का माहौल। तो ये जो मजदूर हैं, इनमें वर्गीय चेतना आएगी, मार्क्स की मान्यता ऐसी थी। और ये वर्गीय चेतना कैसे आएगी? पूंजीवाद जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा अपने सर्वाइवल के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मजदूरों को भी मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि जो आर्थिक संकट पूंजीवाद में आते रहते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, फिर उसकी बिक्री नहीं हो पाती, पूंजीपति दबाव डालते हैं मजदूरों पर कि अगर बाहर खरीदार नहीं मिल रहे हैं तो आप ही इस सामान के खरीदार बनो। मजदूरों का परचेजिंग पावर वैसे ही कम होता है और उन पर जब अपने मालिकों का दबाव पड़ता है कि आपको ये चीज खरीदनी है, जिस कंडीशन के तहत हम कह रहे हैं उस कंडीशन के तहत आपको काम करना होगा, आपके वेतन में कटौती की जाएगी, आपकी कार्य की दशाओं में, नेगेटिव दशाओं में आपको काम करना पड़ सकता है और मजदूर विवश होता है उन दशाओं के अंदर काम करने, क्योंकि उसके पास श्रम के अलावा कोई संपत्ति। इसीलिए मार्क्स ने इस क्लास को सर्वहारा वर्ग, प्रोलिटेरिएट क्लास का नाम दिया, जो अपना सब कुछ हार चुका है सिवाय श्रम। श्रम ही उसकी पूंजी है। श्रम करने का जब उसे मौका मिलेगा तभी वो कुछ अर्न कर सकता है। इस तरीके से मार्क्स ने ये बताने की कोशिश की कि कैसे पूंजीवाद का स्वरूप अपने आप में ऐसा है, वो ऐसी परिस्थितियों को प्रोत्साहित करता है जिससे मजदूरों में असंतोष बढ़ता है और वो असंतोष उन्हें संगठित करता है, उनके अंदर चेतना लाता है और यही चेतना आगे चलकर उन्हें पूंजीपतियों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए बाध्य करेगी। ऐसी मार्क्स की भविष्य। तो वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद का खात्मा कब होगा? जब इस चेतनशील शोषित मजदूर वर्ग के द्वारा सशस्त्र क्रांति की। मार्क्स ने आह्वान किया दुनिया भर के मजदूरों के लिए कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास होने के लिए बंधनों के अलावा और कुछ। तो आप देख रहे हैं कि यूं ही मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी नहीं कहा जाता, बल्कि जो भी सिद्धांत समाजवाद की स्थापना के लिए, साम्यवाद की स्थापना के लिए मार्क्स ने एस्टेब्लिश किए, वो बड़े व्यवस्थित हैं, बड़े क्रमिक हैं, बड़े तार्किक और बड़ी सूक्ष्मता लिए। तो आज की चर्चा यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मार्क्स के अन्य सिद्धांत